ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनाव आयोग ने आज देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनावी बिगुल बज चुका है। केरल, पुडुचेरी और असम में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां 23 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को चुनावी घमासान वहां तय होगा। सभी राज्यों की किस्मत का फैसला 4 मई को नतीजों के साथ होगा। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर क्या है राज्यों का चुनावी इतिहास, क्योंकि आज चुनाव के आयोग के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया गया ये बयान है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे बंगाल का पिछला चुनावी संग्राम क्या था और किस तरीके से यह संपन्न हुआ था, क्या इसकी जानकारी सामने आ रही। देखिए 2021 में हुआ था भीषण चुनावी रण। बंगाल का पिछली चुनावी संग्राम पूरे 8 चरणों में हुआ था यह मतदान। बंगाल की आपको जानकारी दे रहे हैं। टीएमसी को प्रचंड सीटें मिली थी, याद होगा आपको, 213 प्रचंड सीटें टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी लेकर आई थी। आगे सुनिए, बीजेपी ने जीती 77 ऐतिहासिक सीटें। बीजेपी को 77 सीट्स मिली थी और यह मतदान का यह आलम था कि ममता का 48% वोट शेयर रहा। ममता बनर्जी का 48% वोट शेयर और बीजेपी ने 38% वोट हासिल किए थे। तो प्रचंड जीत हुई थी ममता बनर्जी की। लेफ्ट कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से बंगाल में साफ था। लेफ्ट कांग्रेस नजर ही नहीं आया। मुख्य मुकाबला दीदी बनाम मोदी रहा। दीदी बनाम मोदी मुख्य मुकाबला था। नंदीग्राम बना था सबसे बड़ा हॉटस्पॉट और लोकतंत्र का सबसे बड़ा खेला बंगाल में हुआ। तो ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया कि पिछले चुनावी समीकरण कैसे थे और ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी क्या क्या तमाम सीटें निकल कर आई। आजादी के बाद सत्ता की चाबी 1947 से कांग्रेस का रहा दबदबा। बीसी राय बने आधुनिक बंगाल निर्माता, आधुनिक न्यू बंगाल निर्माता बीसी रॉय बने थे। 1977 में आया वामपंथी लाल तूफान। वामपंथी लाल तूफान 1977 में आया। आगे ज्योति बसु ने किया था सबसे लंबा राज बंगाल में। ज्योति बसु ने सबसे लंबा राज किया था। 34 साल चला लेफ्ट का किला पश्चिम बंगाल में। जी हां, और लेफ्ट का सुपड़ा पिछली बार साफ हो गया। 2011 में ममता ने रचा इतिहास। 2011 में ही होती है ये जबरदस्त यहां पर ऐतिहासिक यहां जीत। मां माटी मानुस का गूंजा नारा, आज तक दीदी वही नाम लेती हैं, मां माटी मानुस। बुद्धदेव के साथ वाम शासन खत्म। जी हां, बुद्धदेव के साथ वाम शासन वहां से खत्म हो गया। 15 साल से ममता बनर्जी का दबदबा पश्चिम बंगाल में रहा। कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम देंगे। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी बनी सबसे बड़ी चुनौती। जी हां, और अब क्या है, अब लाल किले के ढहने के कारण क्या हुआ, क्यों लाल किला ढहा। सिंगूर नंदीग्राम में यह मुकाबला उद्योगों का राज्य से होता था पलायन। उद्योगों का राज्य से पलायन होता था, यही वजह है कि वहां पर घेरा भी जाता था। कैडर बेस राजनीति से जनता नाराज। कैडर बेस राजनीति जनता को कभी पसंद नहीं आती थी। रोजगार का अभाव था। ममता बनर्जी के द्वारा युवाओं के पास रोजगार का अभाव था, रोजगार था ही नहीं दर्शकों। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी का उग्र जमीनी संघर्ष था। उग्र जमीनी संघर्ष ममता के द्वारा किया गया था और वामपंथियों का जनता से कटाव हुआ। वामपंथियों का कटाव जनता से हो गया। यही वजह है कि वामपंथी विचारधारा के हावी होने के बाद ये जनता के द्वारा किए गए, वामपंथी के साथ उनके कैसे विचार थे, वामपंथी विचारधारा का कटाव हो गया। बदलाव की चाहत में बदला वोट। चेंज के लिए, विकल्प के लिए, बदलाव के लिए वोट शेयर भी चेंज हो गए। ममता बनी वामपंथ का विकल्प। वामपंथ जनता से, यहां पर जनता के सामने वामपंथी विचारा सेट नहीं हो पाया, तो अब ममता को विकल्प के रूप में चुना गया। विचारधारा पर भारी पड़ा ममता दीदी। जी हां, विचारधारा पर भारी पड़ी ममता दीदी। अब कुछ और जानकारी, क्यों अपराजय है ममता बनर्जी, क्यों इन्हें कोई हरा नहीं पाया। दीदी की सादगी और जमीनी यहां पर बात की जाए संघर्ष। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना। देखिए ये ममता बनर्जी की शक्ति मैं आपको बता रही हूं कि आखिर क्या वो वजह है कि ममता बनर्जी बनी हुई है। दीदी की सादगी और जमीनी पकड़, सादगी और जमीनी पकड़ मजबूत है। बीजेपी भी नहीं हरा पाई। बंगाल की अस्मिता का बड़ा चेहरा, बंगाल की अस्मिता का बड़ा चेहरा मां माटी मानुस, इन्होंने नारा हमेशा से दिया है और अभी भी ये देती नजर आती हैं। सरकारी योजनाओं की डायलॉग डिलीवरी,
दुआरे सरकार से घर घर पहुंच, दुआरे सरकार से घर घर पहुंच टीएमसी का होता नजर आया और अल्पसंख्यकों का मिला एक तरफा समर्थन। सबसे ज्यादा तो यहीं पर दिलचस्प मुकाबला होता है, अल्पसंख्यक कोर वोटर्स ममता के हैं। जी हां, बीजेपी के हिंदुत्व पर भारी बंगाली। बीजेपी ने तमाम ये नारा दिया कि दीदी को इस बार खदेड़ेंगे, लेकिन देखिए ये हो नहीं पाया। कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों। अब देखिए यहां बात की जाए बंगाल के मुख्यमंत्री का एक सफर आपको सुनाते हैं। प्रफुल्ल चंद्र घोष की प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले मुख्यमंत्री बने। बंगाल का सफर देखिए, प्रफुल्ल चंद्र घोष पहले मुख्यमंत्री राज्य के और विधान चंद्र राय विकास के मसीहा बने। इसके बाद ये जानकारी सामने निकल कर आई कि सिद्धार्थ शंकर राय, कांग्रेस का दौर जहां सिद्धार्थ शंकर राय को देखा गया। इसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री का एक सफर क्या है, ज्योति बसु रिकॉर्ड 23 साल की सत्ता। जी हां, ज्योति बसु जो हमने आपको पहले जानकारी दी, 23 साल की सत्ता। जी हां, ये ऐतिहासिक था। बुद्धदेव भट्टाचार्य आखिरी वामपंथ सीएम, उसके बाद ममता दीदी हावी हो गई बंगाल में। और बताती हूं, ममता बनर्जी पहली महिला मुख्यमंत्री। यह भी शक्ति ममता की है कि वो पहली मुख्यमंत्री के तौर पर उभरी और यही वजह है कि महिलाओं में फेमस हैं। बंगाल में रहा हमेशा कद्दावर नेतृत्व। बंगाल की जनता के लिए इसलिए कहा जाता है, बंगाल की जनता को समझना सबके बस की बात नहीं है। वैचारिक राजनीति का रहा है केंद्र। जी हां, कांग्रेस लेफ्ट के बाद टीएमसी का युग, उसका आगाज हो गया। टीएमसी युग का आगाज हुआ और अब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन चल रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी, अभी आप देखिए राज्य में होने वाले चुनाव हैं और आज चुनाव आयुक्त के द्वारा, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त के द्वारा ऐलान कर दिया गया तारीखों का और अब तारीखों के ऐलान के बाद आप देखेंगे बयानबाजी। कुछ और जानकारी, बीजेपी की दावेदारी की क्या आधार हैं? भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले के मुद्दे, सीमा पार से घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी का सीमा पार से घुसपैठ। आगे अगर बात की जाए क्या है बीजेपी का आधार, हिंदू वोटों का तेजी से ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बीजेपी पहली बार नहीं है जो यहां हंगामा करती नजर आई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ। आगे संदेश खाली जैसी घटनाओं पर यहां पर बीजेपी ने जमकर अपना दावा ठोका। पीएम मोदी का बढ़ता हुआ प्रभाव, पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के और इनका प्रभाव बढ़ा, यही वजह है बीजेपी का ये तमाम आधार रहा। कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल, बंगाल में कानून व्यवस्था पर बीजेपी अक्सर सवाल उठाती है, जहां एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने की ये कोशिश पीएम मोदी उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। और बात की जाए उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़, और चलिए अब चर्चा में शामिल करते हैं इकबाल अहमद, कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ चुके हैं और चर्चा करेंगे। सर आपके पास आते हुए ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हो गया है, आपकी पार्टी की कितनी तैयारी है? अभी हमने दर्शकों को बताया कि आखिर पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या रहा। इकबाल जी देखिए, हमारी तैयारी सबसे बड़ा तो इलेक्शन कमीशन ने जो खेल खेला है एफआईआर के नाम पर, और दूसरी चीज बीजेपी हमेशा एक ही बात कहती है कि घुसपैठिए। आप देखिए, जब जब किसी स्टेट में चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है, तो घुसपैठिए के नाम लेके ये चुनाव में सबसे पहले आगे आते हैं और अपने राज्य में ये जहां भी इनकी सरकारें बनी हुई हैं, आप वहां पे देखिए भ्रष्टाचार एकदम सीमा तोड़ चुका है, चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। रोजगार के नाम पर इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, नौजवानों को बेवकूफ बनाया, किसानों को बेवकूफ बनाया, मजदूरों को बेवकूफ बनाया, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर बेवकूफ बनाया। तो ये सारी चीजें बीजेपी अब कैसे किस मुंह से जाएगी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में, ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी। वक्त बताएगा, जनता बताएगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह राहुल जी जिस तरीके से जनता की आवाज उठाए हैं, किसानों की आवाज उठाए हैं, बार बार उन्होंने रोजगार की बात की है कि नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाए और रोजगार देना चाहिए। जिस तरीके से बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है और बीजेपी ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 लाख नौकरी नहीं दे पाए, 20,000 नौकरी नहीं दे पाए, 2 करोड़ की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। हम उसी मुद्दे पे लड़ेंगे, हम लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो वहां की लोकल समस्याएं हैं प्रदेशों की, हम उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि जो तमाम मुद्दे हैं बीजेपी आपके लिए, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के तमाम दावे जो हैं जमीनी स्तर पर खोखले। इकबाल जी एक और बात समझाइए जरा, बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा आज से नहीं
कई महीनों से बना रही है, कई साल इसको बीत गए। अब ऐसे में क्या लगता है कि वोट खिसकेगा या पलड़ा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भारी रहेगा? इकबाल जी, देखिए, बीजेपी नफरत नफरत भरी बातें करती है और नफरत पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। टोटल वो जो भी चुनाव लड़ने की बात करती है वो टोटल नफरती चुनाव लड़ती है। वो विकास की बात ही नहीं करती है। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मंदिर और इसके अलावा कोई बात ही नहीं करती है। घुसपैठिए के अलावा बात ही नहीं करती है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो विकास की बात नहीं करते हैं। विकास के नाम पर अगर चुनाव लड़ जाए तो ये 10 सीट अगर पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राहुल जी के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। आ जाए देश के सामने बैठ जाए दो मंचों पर, राहुल जी और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, आए उनके सामने बैठ के सवाल जवाब कर ले। अगर राहुल जी 19 पढ़ जाए तो बताइए, राहुल जी भी 21 से 22 पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जी उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है। लेकिन इकबाल जी देखिए, बीजेपी अब रणनीति ये बनाने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो सीधा हमला है बीजेपी ममता बनर्जी पर नहीं करेंगी, ताकि वो सहानुभूति वोट इस बार ना हासिल कर पाए जो पिछले बार हुआ था। तो क्या ऐसे लगता है कि स्ट्रैटेजी टीएमसी की सॉलिड तैयार है कि किले को फतह करने में आप बीजेपी को ध्वस्त करेंगे पिछले बार की तरह? भाई, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने एक महिला जो ममता बनर्जी थी मुख्यमंत्री, उनको किस तरीके से उन्होंने बुलाया था, ओ दीदी ओ दीदी, कितनी बेइज्जती की थी एक महिला की। पूरे देश की महिलाओं की बेइज्जती हुई थी और देश की बंगाल की जनता ने उनको सबक भी सिखा दिया था और सबक सिखा के उनको फिर वापस कर दिया, गुजरात भेज दिया था कि जाओ भैया, अब यहाँ पे तुम महिलाओं का सम्मान नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देश में जहां भी चुनाव हो रहा है मोदी जी का फैक्टर नहीं चलेगा। मोदी जी अब दिल और दिमाग से कमजोर हो चुके हैं, एकदम कमजोर हो चुके हैं। इसी तरीके से उनकी पार्टी भी कमजोर हो चुकी है। अगर चुनाव आयोग अगर साथ ना दे, निष्पक्ष चुनाव कराते, मैं बता रहा हूं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन इकबाल जी अभी देखिए, जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए वहां बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और अभी जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन रहे उसके बाद एक सॉलिड रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है और हर किले को बीजेपी फतह भी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि एक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है? तो पश्चिम बंगाल में अगर 21 में जो हुआ उसके बाद से बंगाल चुनाव की तैयारी बीजेपी ने कर रही, क्या तैयारियों में आप यहां पर पीछे यहां पर हटेंगे या फिर अभी टीएमसी की क्या तैयारी है? अगर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, आप देखिए इकबाल जी, महिलाओं पर बीजेपी ये तमाम यहां दावे करती नजर आ रही है, तमाम दावे ठोकती नजर आ रही है। आपके पास, आपकी पार्टी के पास महिलाओं के लिए क्या खास इस बार? अरे भाई, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा महिलाएं मेरे ऊपर लड़ाई करने के लिए तैयार थी, इसीलिए मैं पार्लियामेंट नहीं पहुंचा। अब इनको महिलाओं, देश की महिलाओं से डर हो गया है, देश की महिला सांसदों से डर हो गया है। तो ये कहां महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहे। ये तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। महिलाओं का पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन्होंने अपमान कर दिया। महिला सांसदों के ऊपर इन्होंने आक्रमण करने का एक वो तोहमत लगा दिया। तो ये कहां सम्मान हुआ? दूसरी चीज, देश में मोदी जी के बारे में सब समझ चुके हैं। अब मोदी जी अब कुछ कहने लायक है नहीं। आप देखिए, ये हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। अरे भाई, ये देश में इतनी गैस की किल्लत आई है, पेट्रोल डीजल की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं और पूरे दुनिया में जहां पे ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच वार हो रहा है, आपको इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि देश में हमारे वहां कोई किल्लत ना हो सके। आप इस तरीके से दोस्ती बनाए रखिए, विदेश नीति को इस तरीके से तैयार कर रखिए कि हम परेशान ना हो सके। आप अमेरिका के घुटने टेक दे रहे हैं। आप वो जो कह रहा है अमेरिका वही कर रहे हैं, ट्रम्प जो कहता है वही करते हैं। लेकिन इकबाल जी देखिए, ये तो मैंने आपसे तमाम सवाल पूछे टीएमसी को लेकर, लेकिन आपकी पार्टी कितनी तैयार है? पिछले बार एकजुटता देखने को मिली और यहां पर एक शक्ति के रूप में ये तमाम पार्टियां गठजोड़ करते यहां पर गठजोड़ नजर आया, पीएम मोदी के अगेंस्ट नजर आया। तो क्या इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से ये चुनावी जो बिगुल बच चुका है उसमें अपना दबदबा बनाने में कायम रहेगी? आपकी पार्टी की तैयारी बताइए। देखिए, यहां पर टीएमसी की तैयारी हमने जान ली, अब क्या तैयार है पार्टी? देखिए, राहुल जी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जो राहुल जी जो कहते हैं कि हमारे बब्बर शेर,
तो हाँ। बब्बर शेख तैयार है मैदान में उतरने के लिए। वो लोकल मुद्दे पे आएंगे, बात करेंगे, वो जो लोगों की समस्या है उन पर बात करेंगे, लोगों से बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी एक है जो मोहब्बत की दुकान चला सकती है, नफरत की दुकान मिटा सकती है, वही है जो महिलाओं का सम्मान कर सकती है, वही है जो किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकती है। देश में अगर कोई है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो यानी कि अवधेश जी, इस बार आपको लग रहा है कि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन मैं फिर से आऊंगी, आम युवाओं के लिए क्या? इकबाल जी, आम युवाओं के लिए, जनता जो बेहाल है, जो नौकरी पेशे वाली जनता है, वो तमाम सवाल पूछ रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है टीएमसी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, उन्हें तो भैया नौकरी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं देश में राहुल जी ये बात बार बार कहते हैं कि इस बात को उन्होंने लोगों के बीच में भी रखा है कि दो चीजें अगर देश में हो जाए, हेल्थ और शिक्षा, ये दो चीजें अगर कम कर दी जाएं, पैसा मतलब इनके जो जिस तरीके से शिक्षा में इतना उछाल मोदी सरकार में आया और बीजेपी की सरकार में कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई, किताबें बहुत महंगी हो गई, स्कूल की फीसें बहुत महंगी हो गई, तो उन सब चीजों को कंट्रोल अगर कर लिया जाएगा तो ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और राहुल गांधी जी का विजन कर सकता है। तो इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और युवाओं को यही दो चीज चाहिए, एक तो शिक्षा मुफ्त हो जाए और रोजगार मिल जाए। तो रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा मुक्त होगी। तो शिक्षा मुक्त करने का काम राहुल जी का विजन है, वो राहुल जी करेंगे और लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है इकबाल जी, जरा रहिए हमारे साथ। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है अवधेश जी। देखिए, यहां पर हम इकबाल अहमद जी से चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की क्या तैयारी है और दीदी क्या एक बार फिर से हावी होती नजर आ रही हैं। अवधेश जी, आप जुड़ गए हैं, आपसे मेरा सीधा सवाल होगा। बीजेपी ये कह रही है इस बार सहानुभूति वोट नहीं बटोरने देंगे ममता दीदी को, यही वजह है कि उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पार्टी बच रही है। क्या तैयारी अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सच बात है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी के राज में, कलकत्ता में, बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज हुआ है, उस जंगल राज को वहां की जनता ने झेला है। किस तरह से खुलेआम जो है वहां बहन बेटियों के साथ अभद्रता की जाती है, किस तरह से वहां हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से बंगाल में जब भगवान राम की यात्रा निकाली जाती है, राम भक्तों पर पथराव किया जाता है, घर में घुसकर हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है गलत काम किया जाता है, ये सब जो है बंगाल की जनता ने देखा है। और इस बार जो है बंगाल की जनता ने ठाना है, कमल का फूल बंगाल में पूरी तरह से खिलाना है, मोदी जी को बंगाल में लाना है, सुशासन वाली सरकार को लाकर बंगाल की जो सुशासन वाली सरकार थी, जो जिसमें गुंडा राज था, माफिया राज था, उसको खत्म करके एक बार फिर से सुशासन वाली डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनाना। ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, और ये जनता भी वहां की यही कह रही है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी की भी रैली हुई है ब्रिगेड ग्राउंड से, वहां देखिए आज जनता कितनी है। जनता में एक जोश देखने को मिला इस रैली में, और जनता मैं देख रहा हूँ बाइक लोग दिखा रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहां के कि इस बार जो है कुछ भी हो जाए, इस बार हमें कमल खिलाना है, डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है बंगाल में। और जो ममता जी का जंगल राज था, जो खूनी किला ममता बनर्जी ने खड़ा किया है पश्चिम बंगाल में, उसको हमें किसी न किसी तरह से गिराना है। अभी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि रोजगार नहीं है। अरे हिमाचल में आपकी सरकार है, कितने लोगों को रोजगार दिया भाई? कर्नाटक में आपके समर्थित लोगों की सरकार है, कितना रोजगार दिया? तेलंगाना में आपके लोगों की सरकार है, कितना रोजगार दिया? मोहब्बत की दुकान। अरे भाई, एआई समिट जो किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी दल का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था, इस देश का था, और विश्व पटल पर हमारा देश उस एआई समिट का नेतृत्व कर रहा था। उस एआई समिट में कांग्रेस के कुछ जो युवा के संगठन के लोग थे, उन्होंने वहां जो कुकृत्य किया, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। ये आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर? आप केवल देश को तोड़ने की बात किया करते हैं आपके नेता हमेशा कांग्रेस के। ठीक है, सच्चाई ये है, इस तरह से हमारा देश आज के समय में विश्व पटल पर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है पत्रकार महोदया। उसको देखते हुए पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी जिस देश में राज किया, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया देश में, वो सबसे ज्यादा परेशान इस समय हो रही है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। आप देखिए ना, इस समय पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, ठीक है, पूरा विश्व के सभी देश जो है संकट झेल रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश मजबूती से उस संकट से लड़ने को तैयार खड़ा है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अभी कह रहे थे विदेश नीति क्या है? अरे आप देखिए भाई, किसी के जहाज नहीं जा रहे, भारत तो जा रहे हैं ठीक है, समुद्र के रास्ते, आप जानते नहीं है।
ये कह रहे हैं विदेश नीति क्या है, सिक्योरिटी जेट भेजे जा रहे हैं इंडिया के। ठीक है, जी ठीक है। इस बीच मैं चर्चा में स्वागत करना चाहूंगी, संजय चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता है। संजय जी, मैं इकबाल अहमद जी से ही पूछ रही थी कि वहां कांग्रेस की तैयारी क्या है, क्योंकि टीएमसी भी यहां तैयार नजर आ रही है। जरा बताइए कि अभी बीजेपी से सीधे लड़ाई है या कांग्रेस से भी लड़ाई है, क्या कहेंगे? पहला सवाल तो मेरा वही, उसके बाद मैं आऊंगी पार्टी की तैयारी कितनी है आपकी। देखिए ना, हमें बीजेपी से लड़ाई है ना हमारी कांग्रेस की लड़ाई है। हम पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार। अच्छा, हमें लड़ाई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है, भले ही अभी बताया था इतनी भीड़, ये भीड़ 2021 से भी इकट्ठा किया गया था, और झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से लोगों को बुला करके ये भीड़ इकट्ठा किया गया था। बाकायदा उनको 3 महीने तक वहां टिकाया गया था। 1000 रुपया 400 रुपया दे करके जो है उसको रैलियों पे शामिल किया जाता था। ये बंगाली नहीं है, ये बंगाल के लोग नहीं है भीड़ में, ये सिर्फ बाहरी लोग हैं। और उनकी गुंडागर्दी किस तरह के हो रही है वो तो सब कुछ रहा है। मैं बीच में नहीं बोला था आपके, बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा, बिल्कुल मत बोलिएगा, ठीक है? ये बाहर की भीड़ है हमारी। मैं सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। अभी आपने कहा था जंगल राज, ये राज वो राज। एनसीआरबी का डाटा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एनसीआरबी का डाटा अगर उठा करके देखिएगा तो एनसीआरबी के डाटा में टॉप 10 राज्यों में से 9 राज्य जो है वो आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन के आते हैं, जहां पे हिंसा, भ्रष्टाचार से लेकर के सारी चीजें फैली हुई है। वो आपके सबसे ज्यादा जो है एनसीआरबी का डाटा, ये सरकारी डाटा है, हमारा डाटा नहीं है। और टॉप 10 में वो बंगाल है ही नहीं। नंबर 1 जिसको आप लोग कहते हैं कि बुलडोजर का है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। तो आप क्या बात करते हैं जंगल राज की बात? सबसे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार कोलकाता पिछले 4 साल से सबसे सेफेस्ट सिटी में से आगे आता है। किस तरीके के जंगल राज की बात करते हैं? सेफेस्ट सिटी, महिलाएं रात को 2 बजे निकलती है तो भी वो सेफली घर पहुंचती है। तो सेफेस्ट सिटी के रूप में हमारे यहाँ पे जो है महिलाएं घर पहुंचती है एकदम। किसी तरीके से कोई नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये हर जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता है, ये जानबूझ करके इन्हीं के लोग पथराव करते हैं, इन्हीं के लोग त्रिशूल भाला लेकर के निकलते हैं ताकि बदनाम कर सके। और ये सब जनता, चूंकि वहां की जो जनता है वो ये सब अच्छी तरीके से जानती है कि ये प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही लोग अपना वोट बटोरने का काम करते हैं। अरे आप जीतेंगे कैसे सर? पिछले जो है चुनाव में आपने 78,000 बस्ते तक तो आपके लगे नहीं थे, कहां से जीत पाएंगे सर? पहले तो तैयारी करिए, पहले बूथ लेवल पे आकर के तैयारी करिए, तब जाकर जीतने की बात नहीं, बराबरी की बात करिएगा। तो आप जीत नहीं सकते। 78,000 बस्ते नहीं लगे थे आपके, तो आप खुद ही सोच लीजिएगा, जहां पे 78,000 बस्ते ना लगे हो वो इंसान जीतने की बात कर रहा है। भीड़ से भी जो है कोई नहीं मानता। और आपके जो है पूरे देश से पिछले 12 सालों में हर राज्य की चीजें किस तरीके से, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभी आप कह रहे थे विदेश नीति। अरे लोकसभा में जो है जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों को आतंकवादी समझ ले और वो वहां पे ना पहुंचे, तो आप खुद सोचिए आप किस तरीके के जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका के आगे नीतियों को लेकर के जो अमेरिका बोले दे रहा है उस पर सरेंडर कर रहे हैं। तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ये नहीं खरीदने, फिर तुम रूस से 30 दिन के लिए तेल खरीदोगे, ये खरीदने लग गए। ईरान हमारा सबसे पुराना दोस्त था। संजय जी, ये पुराना आपकी बातों पर ये मुनासिब होगा कि अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। आपने ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो बाजार है वो गर्म कर दिया है। आपने 3 आरोप लगाए। पहला आरोप आपने लगाया कि महिलाएं सेफ हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरा आरोप आपने ये लगाया कि आपने क्या डेटा नहीं पढ़ा, और जहां पर ज्यादा हिंसाएं होती हैं वहां बीजेपी की सरकार है, ये दूसरा आरोप था। और तीसरा मैं आपके आरोप को सुन रही थी, ये एनसीआरबी का डेटा है, आरोप नहीं है ये। ठीक है, ये एनसीआरबी का डेटा है और सरकारी डेटा है। तीसरा आरोप आपने लगा दिया कि अमेरिका के सामने बीजेपी मतलब देश के प्रधानमंत्री झुक गए। इन तीनों जवाबों पर एक जवाब लेते हैं, चलिए अवधेश जी। देखिए मैं बताऊं आपको, अभी कह रहे थे ये टीएमसी के नेता जी बोल रहे थे। सबसे पहली बात तो ये समझिए, आप ये कह रहे थे लगाने की नहीं मिली, कैसे आ गई थी 2021 में भाजपा? आप बिना बैठे हुए आ गई थी क्या? और इस बार आप लिख लीजिए चक्रवर्ती जी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो जिस तरह से वहां की जनता का रुख जो देखने को मिल रहा है,
जनता में जो जोश मिल रहा है भाजपा के प्रति, अपने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, उससे ये प्रतीत होता है आने वाली तारीख को बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। आप कह रहे हो कि जो राम शोभा यात्रा निकलती थी उसमें हिंदू सपना मत देखिए अवधेश जी, सपना मत देखिए। सरकार नहीं बनने वाली है, बीजेपी का टुकड़ा साफ होने वाला है बंगाल में। कुछ तो आप कह रहे हो कि राम राम जी की शोभा यात्रा निकलती थी उसमें ये सपना देखने का काम नहीं है। बीजेपी ने जो तरीके से झूठ बोल के हर प्रदेशों में झूठ बोला गया है ना, वो जनता समझ चुकी है। अब जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं अब बोलने वालों। ठीक है संजय जी, इनके आरोपों पर आप क्या जवाब आपका होगा? प्लीज छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी इकबाल जी के पास, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके जो बस्ते ही नहीं रख पाए थे, और ये भीड़ प्रधानमंत्री जी गए भी थे वहां पे, अलीपुरद्वार गए थे, वहां पे कहा अरे इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी ज्यादा भीड़, और वहां चुनाव हार गए। कैसे हार गए चुनाव वहां पे? तो भीड़ से कभी भी, भीड़ तंत्र से जो है ये सरकार नहीं चलती है। सरकार लोकतंत्र से चलती है। जिस तरीके से आप जहां पे भी आपकी सरकार बनी उसके बाद आपके गुंडे एक्टिवेट हो गए, मीट की दुकान बंद कराओ, मछली की दुकान बंद कराओ, यहाँ पे ये करो, वहां पे वो करो। और बंगाल तो मीट और मछली के ऊपर ही डिपेंड है। आप अगर वहां पे दुकानें बंद कराना शुरू कर देंगे तो सर वहां तो आप पहले दिन से बवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे। और तो दूसरी बात यह है कि आप बंगाली वाले जय बांग्ला बोलोगे तो आप बांग्लादेशी हो, वाह भाई वाह। उसके बाद जाके नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां जाकर खुद जाके जय बंगाल बोल रहे हैं। आपका तो है कोई स्टैंड ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, विपक्ष नेता कुछ बोलता है, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ जाके बोलता है। ठीक है संजय जी, जरा इंतजार कीजिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक बार इकबाल अहमद जी के पास जानना जरूरी हो जाता है। इकबाल जी, पिछले बार हमने देखा कि अगर साथ में आप सब चुनाव लड़ रहे थे तो एक दौर ऐसा भी आया जब ये खबर चली कि अचानक से राहुल गांधी के आने के पहले ममता बनर्जी मुखर हो गई। आपको याद होगा आपकी पार्टी का क्या यहाँ पर बयानबाजी सामने आया था इस बाबत। इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या खाता खुलेगा? क्या तैयारी इस बार भीषण है? क्योंकि यहाँ पर चुनावी मुकाबला बहुत जबरदस्त है। बंगाल की ऐतिहासिक जिस तरीके से यहाँ पर जीत होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इकबाल जी? फिर मैं लौटूंगी। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन छुट्टी जी, मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी 10 के अंदर ही रहेगी, ये आप मान के चलिए बंगाल में। मैंने मैंने आपकी पार्टी की बात मैं बीजेपी से भी पूछूंगी, लेकिन पहले जरा कांग्रेस का बताइए। मैं बीजेपी के पास जाऊंगी। देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी से, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और बीजेपी को वहां टुकड़ा साफ कराना है। बीजेपी के लिए वहां दीदी से कोई लड़ाई नहीं है इकबाल जी, क्योंकि ये सांप्रदायिक लोग हैं। ये लोग सिर्फ जहर उगलने वाले लोग हैं। तो देश में जहर फैलने के लिए रोकेंगे हम, चाहे जैसे भी रोकना पड़े। ठीक है, आप तीनों जरा बने रहिए। दर्शकों के लिए कुछ और जानकारी हम लेकर आए हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु का क्या यहाँ राजनीतिक इतिहास रहा। पश्चिम बंगाल की हम चर्चा वैसे कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत क्या इस बार फिर से टीएमसी यहाँ पर सामने किले को फतह करती दिखाई देगी। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी इस दक्षिण के गढ़ को जीत पाएगी। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, हम लौटेंगे उनके पास, लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दे दें। बात की जाए, अगर हम बात करें पिछले चुनावी रण का तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पिछला चुनाव 2021 में हुआ। जी हां, पिछला चुनावी रण आपको बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से। यह चुनाव केवल एक चरण में हुआ था। आपको दर्शकों याद होगा, चुनावी चरण एक था केवल, और इसके बाद यह बाबत जानकारी सामने आई थी कि राज्य की कुल 234 सीटों पर यह वोटिंग हुआ था। जी हां, ये जो वोटिंग है 234 सीटों पर हुई थी। मुख्य टक्कर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच हुई थी। यह मुख्य चुनावी मुकाबले में टक्कर इन दोनों पार्टी के बीच में होती नजर आई थी। करुणानिधि और जयललिता के बिना पहला चुनाव हमने देखा तमिलनाडु में। 10 साल बाद डीएमके की सत्ता की वापसी हुई। 10 साल के बाद डीएमके की जो सत्ता है वो वापसी होती दिखाई दी। स्टालिन बने तमिलनाडु के नए कैप्टन। नया कप्तान किसे चुना गया? स्टालिन, जी हां। और इसके साथ एआईएडीएमके को सत्ता से बाहर होना पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि तमाम यहां पर तैयारी एआईएडीएमके के द्वारा भी की गई। राज्य में 6 अप्रैल 2021 को ऐतिहासिक मतदान हुआ था। तो ये हमने आपको जानकारी दी ग्राफिक्स के माध्यम से। पिछला चुनावी
उदाहरण तमिलनाडु का क्या हुआ। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज राज्यों में होने वाले चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया गया है। और अब आपको बताएंगे कि कौन से वो मुद्दे की मांग की गई। नीट परीक्षा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था। केंद्र की कृषि नीतियों पर तीखा विरोध, कृषि आंदोलन को लेकर भी तीखा विरोध देखने को मिला था यहां पर मोदी सरकार के अगेंस्ट। और द्रविड़ अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई भी सामने आई थी। द्रविड़ अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई साफ तौर पर जनता के सामने आई। भ्रष्टाचार और सरकारी विफलता पर तीखे वार हमने देखे। वार पलटवार का जो दौर है वो भी जारी रहा। श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा फिर से गूंजा। श्रीलंकाई यहां पर बता दें आपको, तमिलों का जो मुद्दा है वो गूंजा। और कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन यहां पर जो होते नजर आए थे उस पर भी यहां पर तमाम पार्टियों ने कटाक्ष किया था। ट्रेड यूनियन की भी बात करें, वामपंथ की गहरी जड़ें उसमें नजर आई। तमिलनाडु में लाल सलाम का लेफ्ट का आधार क्या था वो आपको हम बता रहे हैं। औद्योगिक बेल्ट में लेफ्ट का मजबूत वोट था। औद्योगिक क्षेत्रों में बात की जाए, बेल्ट में लेफ्ट का बहुत मजबूत पकड़ थी। डीएमके के साथ गठबंधन से मिली संजीवनी। डीएमके के साथ जब गठबंधन हो गया तो इससे संजीवनी मिली और यही वजह है कि ऐतिहासिक यहां पर आपने देखा रिजल्ट आया। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी रही। तमिलनाडु में लाल सलाम का लेफ्ट का आधार आपको बता रहे, जमीनी कार्यकर्ताओं का कैडर आधारित मजबूत यहां पर ढांचा जो है उभर कर सामने आया। और भाषाई अस्मिता और हिंदी विरोध का मेल देखने को भी यहां पर मिला था। जी हां, ये तमाम जानकारी द्रविड़ विचारधारा की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी डीएमके का अभेद्य किला। आप ऊपर टाइटल पढ़िए, डीएमके का अभेद्य किला क्या था। पेरियार और अन्नादुराई की विरासत का आधार मिला। डीएमके का अभेद्य किला, यही जानकारी सामने आ रही है कि भाषाई गौरव और हिंदी विरोधी आंदोलन यहां पर तेज होते नजर आए थे। इसके साथ ही बूथ स्तर पर फैला कैडर का जाल। बूथ स्तर पर यह कैडर का जो जाल है वो फैला हुआ था। और डीएमके का अभेद्य किला किस यहां बेस पर डीएमके लड़ती नजर आई वो आपको मैं बता रही हूं। करुणानिधि का 5 बार मुख्यमंत्री बनना। करुणानिधि का 5 बार, 1-2 बार नहीं 5 बार, ये यहां पर ऐतिहासिक है। तमिलनाडु की बता दें आपको 69 आरक्षण नीति पर भी बातचीत हुई। कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी और सीधा लाभ हुआ। कल्याणकारी योजनाएं जितनी यहां पर ग्राउंड लेवल पर सामने आई थी उसका साफ तौर पर यहां पर फल होता नजर आया। स्टालिन बनाम अन्नामलाई की सीधी जंग। स्टालिन बनाम स्टालिन वर्सेस अन्नामलाई। जी हां, उसके बाद बीजेपी का द्रविड़ मुक्त तमिलनाडु का नारा। बीजेपी ने यह क्या नारा दिया, मिशन 2026 मुख्य एजेंडा क्या है। 2026 का मुख्य एजेंडा आप देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बीजेपी का प्रहार। बीजेपी का प्रहार क्या है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। अगला, राज्य की वित्तीय स्थिति और कर्ज की चिंता। राज्य की वित्तीय स्थिति, सनातन धर्म विवाद और सांस्कृतिक पहचान। वहां सनातन पर बार बार जो अटैक किया गया, बीजेपी ने इसको लेकर मुद्दा बनाया। और रोजगार और युवाओं के लिए भी नए वादे दिए गए हैं। मिशन 26 का मुख्य एजेंडा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक एक जानकारी हम देने की पूरी कोशिश में हैं। सीएन अन्नादुराई द्रविड़ राजनीति के जनक बनते नजर आए थे। और इसके साथ ही एम करुणानिधि 5 बार संभाली राज्य की कमान। हमने आपको पहले बताया कि 5 बार बतौर कैप्टन चुने गए। कैप्टन मतलब मुख्यमंत्री। इसके साथ एमजी रामचंद्रन एआईएडीएमके के संस्थापक और जननायक। जी हां, सत्ता की कुर्सी और मुख्यमंत्रियों का हम आपको सफर बता रहे हैं। यही वजह है कि हम आपको आंकड़े भी पेश कर रहे हैं कि 5 बार मुख्यमंत्री। जयललिता अम्मा के नाम से चर्चित मुख्यमंत्री। जयललिता बहुत चर्चित और आज भी उनका नाम यहां पर इतिहास में लिया जाता है। ओ पनीरसेल्वम संकट काल में बने थे, जहां ईके पलानीस्वामी एआईएडीएमके का मजबूत चेहरा बनकर उभरे। जी हां, और एमके स्टालिन वर्तमान में संभाल रहे सत्ता। तो एमके स्टालिन जो है वो वर्तमान में सत्ता संभालते जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए, चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं इकबाल अहमद है कांग्रेस के नेता और अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तमाम यहां पर जानकारी देते नजर आए थे। अब मैं आ जाती हूं पश्चिम बंगाल के चुनावों पर। आपसे पूछूंगी अवधेश जी, बीजेपी की वो सॉलिड 3 रणनीति बताइए जब आपको लग रहा है इस बार कॉन्फिडेंस है कि पश्चिम बंगाल में सब अच्छा होगा। अवधेश जी। इकबाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इकबाल जी, ये बताइए कि इस बार अगर बात की जाए तो देखिए यहां साफ तौर पर राहुल गांधी की जो तैयारी है वो जनता को नजर आ रही है और कांग्रेस यहां पर अपना मजबूती ये पेश कर रही है कि इस बार जो तैयारी है वो पुरजोर है। और हर राज्यों में
जब से बीजेपी, अब कांग्रेस ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार बढ़े हैं और आंदोलन तेज होंगे। बताइए आपकी सॉलिड रणनीति कि इस बार कॉन्फिडेंस में कांग्रेस की पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी इलेक्शन से पहले 6 महीना पहले अपने गुंडों को एक्टिवेट कर देती है। उनका काम है कि मीट की दुकानें बंद कराओ, मुसलमानों को मारो, मॉब लिंचिंग करो, जिससे माहौल गर्म हो और उस प्रदेशों में तनाव बढ़े। तो ये सारी चीजें ये रणनीति पे काम करते हैं, क्योंकि ये विकास की बात करते नहीं है, ये फेल हो चुके हैं। ये अपनी जो भी जुमला इन्होंने इलेक्शन में, क्योंकि अमित शाह जी ने ये बात कही थी कि हम तो चुनाव में जुमला इस्तेमाल करते हैं और जुमला उसको ला के सामने, जनता के सामने उसको पेश नहीं किया जा सकता है, वो जुमला होता है। तो जब जनता को आप जुमला ही सिर्फ देना है तो जनता एक बार 2 बार मूर्ख बन सकती है, बार बार मूर्ख नहीं बन सकती है। तो इस बार जनता बीजेपी को एकदम समझ चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और इस बार वो, अब इनकी पार्टी भी कमजोर हो चुकी है। लेकिन ये जैसे चुनाव आयोग इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है अंदरूनी तौर पे पर्दे के पीछे, वरना ये तो अब तक ध्वस्तीकरण हो गया होता इनका, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता। बीजेपी अब कहीं नजर नहीं आने वाली। बीजेपी में बता रहा हूं आपको, 50 साल बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं कोई होगा। अगर बीजेपी एक बार उतरेगी कुर्सी पर से तो 50 साल बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है। राहुल जी ने जिस तरीके से, वक्त तो लग रहा है राहुल जी को जनता के बीच जाने में और जनता को समझाने में, क्योंकि इतना झूठ का प्रोपगंडा फैला दिया गया है, इनके लोग एक्टिव हो गए कि गांव-गांव और शहरों में, घरों-घरों में जाके लोगों को झूठ परोसा। लेकिन इकबाल जी, एक सवाल तो ये भी होगा ना कि आखिर वक्त क्यों लग रहा है राहुल गांधी को? क्या वजह है, क्या चुनौती है जमीनी स्तर पर कि इतना समय लग रहा है? जी, झूठ बड़ा मजबूत होता है, सच जो है वक्त लगता है। सच में वक्त लगता है। आपको मैं बताऊं कि नदी या पोखरे में एक बूंद शहद डालिएगा तो फैल जाएगा, लेकिन वहीं खुशबू डालिएगा तो वक्त लगेगा खुशबू को फैलने में। तो ये दो चीजें, दो पहलू होती हैं। जो जहर बहुत तेज फैलता है, आपके बदन में, हमारे बदन में कोई जहर डालेगा तो फौरन मर जाएंगे, लेकिन अगर वही दवा डाली जाती है तो धीरे धीरे काम करती है। तो इसी तरीके से जनता के बीच में इन्होंने जहर जो घोला है नफरत का, वो बहुत तेज फैल गया। उस जहर को मिटाने में राहुल जी को वक्त लग रहा है, लेकिन अब वो चीज 80 से 85% हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर। लेकिन आकलन क्या है? पार्टी का आकलन तो होगा ना इकबाल जी कि कितना समय लगेगा। जनता भी ललायत है ना, अगर आपके समर्थन की जनता है वो भी पूछेगी ना कि कितना समय लगेगा, क्या चुनौती है। ये 5 राज्यों का चुनाव है। बीजेपी की एक भी राज्य में सरकार बनने नहीं जा रही है। यहीं से इसकी शुरुआत होगी। ये आप दावा कर रहे हैं इंडिया न्यूज पर, ये आप दावा कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, और फिर मैं आपके साथ बैठूंगा डिबेट में चुनाव के बाद, 5 मई के बाद। मैं इस बात को कहूंगा कि मैंने कहा था कि 5 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और यहीं से बीजेपी का पतन शुरू होगा। ठीक है, इकबाल जी बने रहिए। कुछ और ग्राफिक्स के जरिए यहां दर्शकों को जानकारी देंगे कि असम में क्या होने वाला है, पिछला रणनीतिक चुनाव में किस चरणों में चुनाव हुआ और इस बार क्या स्थिति बन रही है। आप देखिए 2021 के महासंग्राम में क्या हुआ था। असम में पिछला चुनाव 2021 में हुआ था। जी हां, असम में चुनाव पर आते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देते हैं। और बात की जाए तो असम की जो तैयारी है, यहां आपको मुख्यमंत्री के द्वारा नजर भी आ रही होगी। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये हमला बोलते नजर आते हैं और वहां पर जिस तरीके से रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो वोटिंग कुल 3 चरणों में संपन्न हुई थी। पिछला इतिहास भी हम आपको उठाकर दिखा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला था। एनडीए को कुल 75 सीटें प्राप्त हुई थी। ये हम बता रहे हैं आपको असम चुनाव को लेकर। कांग्रेस गठबंधन ने 50 सीटें जीती थी। जी हां, कांग्रेस गठबंधन की जो सीटें वो भी अच्छी आई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 29% रहा। जी हां, कांग्रेस का वोट शेयर 29% रहा था। मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महाजोत था। यह मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महाजोत था और हिमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने। असम में फिर खिला कमल का फूल। हिमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस पर तमाम तरीके से यहां पर
हावी होते नजर आते हैं और ये साफ तौर पर कहते हैं कि असम में हमेशा ही हम सुपड़ा साफ करेंगे। सीएए और एनआरसी का मुद्दा रहा, जमकर इस पर राजनीति हुई। जब सीएए और एनआरसी का मुद्दा पूरे देश भर में हावी हुआ था, असम में जमकर इस पर राजनीति हमें नजर आई थी। पिछले चुनाव के ये हॉट मुद्दे हैं, आप ऊपर टाइटल पढ़िए, पिछले चुनाव के हॉट मुद्दे। घुसपैठ का मुद्दा पिछले चुनाव में हावी रहा। आज भी असम के मुख्यमंत्री घुसपैठ को लेकर प्रखर होते नजर आते हैं और स्वदेशी बनाम विदेशी की तीखी बहस वहां पर छिड़ी रही। स्वदेशी बनाम यहां पर विदेश की तीखी बहस जो है वहां पर छिड़ी हुई नजर आई थी। इसके साथ बात की जाए, असमिया पहचान की सुरक्षा सबसे बड़ा एजेंडा रहा। मुख्यमंत्री आज भी खुले मंचों से असमिया पहचान की बातें करते नजर आते हैं। विकास और रोजगार पर भी चर्चा हुई थी कि हम क्या विकास करेंगे। राज्य की बाढ़ की समस्या हर बार अहम मुद्दा रही। ये हॉट टॉपिक्स है असम चुनाव की, हम आपको बता रहे हैं। ये हॉट टॉपिक्स रहते हैं, ये हॉट मुद्दे रहते हैं। चाय बागान श्रमिकों के वोटों की लड़ाई हुई थी, जी हां। इसके साथ विपक्षी एकता महाजोत का असर भी यहां पर देखने को मिला था। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ने बढ़ाई सियासी तपिश, ये मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम यहां ध्रुवीकरण ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया था। मोदी मैजिक और हिमंता की आक्रामक शैली यहां नजर आई थी। मोदी मैजिक और हिमंता की आक्रामक शैली नजर आई थी। दशकों तक कांग्रेस का रहा अटूट दबदबा। यहां पर कांग्रेस का अटूट यहां दबदबा रहा था दशकों तक। इसके साथ ही गोपीनाथ बोरदोलोई थे पहले मुख्यमंत्री असम के। गोपीनाथ बोरदोलोई 1985 में क्षेत्रीय दल एजीपी का उदय हुआ। असम समझौते के बाद पहली राज्य की यहां रणनीति सामने आई। प्रफुल्ल महंता बने सबसे युवा मुख्यमंत्री। प्रफुल्ल महंता। तरुण गोगोई ने लगातार 3 बार राज किया, जी हां। 16 में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी असम में। सर्बानंद सोनोवाल बने पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, जी हां, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हुआ असम में। और नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस अभी फिलहाल, कांग्रेस के पतन की इनसाइड स्टोरी। और इकबाल जी हमारे साथ चर्चा में लगातार बने हुए हैं। इकबाल जी देखिए, यहां पर असम में भी शानदार आपकी जीत रही थी। असम में क्या होगा इकबाल जी, जरा असम पर आते हैं। पश्चिम बंगाल की हमने खूब चर्चा कर ली। देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो भ्रष्टाचारी हैं। ये बीजेपी के खुद लोगों ने इस बात को कहा था उस पीरियड में जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे कि इनके ऊपर सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, ईडी की तलवार लटकी हुई है। लेकिन ये अपने आप को बचाने जरूर मिल जाता है। ये बात सच है कि कांग्रेस को सबसे बढ़ चढ़कर यही मुद्दा मिल जाता है कि हेमंता बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी भी यह बात मानती थी, फिर आप तमाम इल्जाम लगाते नजर आते हैं। लेकिन इतिहास जो बता रहा है, कैसे वापसी करेंगे? नहीं, राहुल जी इनसे नाराज इसी बात से हुए थे कि ये इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। और राहुल जी की नाराजगी इसी बात की थी क्योंकि ये बदजबान आदमी है, तब बदजबानी बहुत करते हैं। दूसरी चीज, ये अभी 4 दिन पहले इन्होंने एक बात कही है कि हम मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे कि वो खुद ब खुद छोड़ के भाग जाएंगे। अरे मैं इनसे कहता हूं कि क्या ये तुम्हारे बाप का देश है कि तुम किसी को प्रताड़ित करके भगा सकते हो? अरे ये देश सबका है, तुम्हारा देश नहीं है सिर्फ कि तुम किसी को प्रताड़ित करके भगा सकते हो। अभी जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। और गौरव गोगोई ने ये बात कही है, गौरव गोगोई जी ने, कि ये असम के मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया था और इन 2 बीतों में 10 सालों की सरकार में इन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी है, तो ये तो जेल जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये जेल जाने की वजह से ये अपने आप को अब पूरा हिंदू मुसलमान, क्योंकि इन्होंने विकास की बात की नहीं, काम तो किया नहीं इन्होंने, डेवलपमेंट के नाम पर 0 हो गए। अब ये मोदी जी के नाम पर और अपने आप को जो बेवकूफ बना के हिंदू मुसलमान को जितना जहर से जहर फैला सकते हैं फैला रहे हैं और उसी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये रिक्शे वाले को कहते हैं अगर उसको 5 रुपया हुआ है तो उसको 4 रुपया देके प्रताड़ित करो। अरे तुम गरीब का अगर आंसू बहाओगे, गरीब का खून चूसोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा खून चूसेगा। अच्छा, यानी कि इकबाल जी यहां पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, देखिए शानदार इतिहास आपका भी रहा है असम में। अभी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से जो दर्शकों को बताया, शानदार इतिहास। और यहां अगर आप कह रहे हैं कि जहर फैला रही बीजेपी, मुस्लिम हिंदू कर रही बीजेपी, तो अगर यहां बात की जाए बीजेपी का पलटवार कांग्रेस पे यह होता है कि भ्रष्टाचार किया इतने सालों तक, और अगर जनता बीजेपी के साथ गई तो जनता को कैसे अपने साइड लाएंगे, ये रणनीति जरा बताइए। ये दिलचस्प होगा, डिबेट तब यहां पर रोचक होगा, बताइए।
असमिया की लड़ाई, जो असम की लोकल लड़ाई है, हाँ। उस पर हम बात कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चाय बागानों में जो मजदूरी और चाय की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया, उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी प्रियंका जी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाई गई हैं और असम वो जाके लोगों से मिली हैं, एक एक लोगों से 1 to 1, और उन्होंने यही बात तो लोगों से कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया उन्होंने कि हम सबसे बड़े श्रमिकों को जो मोहताज हो चुके हैं, जो इन्होंने ध्रुवीकरण का राजनीति की है, इन सब मुद्दों को उन्होंने बैठ के बात किया लोगों से। और इन्होंने सीए एनआरसी में जिस तरीके से मुद्दा बनाया था, और घुसपैठी और मुसलमान और बांग्लादेशी के नाम पर, आप देखें जब एनआरसी और सीए का मामला आया था, उसमें ये पीछे हट गए, फिर उसके बाद इनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये शेल्टर बनाने जा रहे थे हम, और उसमें ढकेल के अंदर करेंगे। जब ये मामला इनके ऊपर पड़ने लगा तो इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन तो मैं एक बात तो है, इकबाल जी एक बात तो है आपकी पार्टी की कि असम की बात की जाए, गठबंधन बड़ा सॉलिड नजर आ रहा है आप लोगों का। पश्चिम बंगाल में भले ना हो, पश्चिम बंगाल में भले ना हो, लेकिन असम में तो नजर आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रियंका जी ने इस पर बड़ा काम किया है, मंथन किया है, और गौरव गोगोई जी ने बड़ी मेहनत की इस पर है कि असम के जिस तरीके से 1 to 1 लोगों के बीच गए हैं और जनता की आवाज को उठाने की कोशिश की है, तो हमारी सरकार तो बनना तय है। और ये जो महोदय बड़ा लक्ष्यदार बात कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की लकीर खींच रहे हैं, तो आसाम में ये सारी चीजें चले लेंगी नहीं। बहरहाल इनको तो जेल जाना है, ये तय कर लीजिए। मैं इनसे इनके आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, किसको जेल भेज रहे हैं जी? ये जो असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, गौरव गोगोई जी ने खुलेआम कहा है कि इनको तो जेल जाना पड़ेगा, जिस तरीके से भ्रष्टाचार असम में किया इन्होंने। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए ना, अगर बात की जाए, देखिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है, और ये दिख रहा है प्रियंका गांधी देखिए बहुत मेहनत कर रही हैं, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत मेहनत कर रही हैं। लेकिन अगर हम असम की बात करें, यहां पर 2 बार शानदार जीत हो गई है बीजेपी की। अगर बात की जाए कैसे वोटों को हासिल करेंगे, क्या वहां पर महिलाओं के लिए आपको रणनीति तैयार है? क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी कैसे हावी हुई, बीजेपी कैसे आगे बढ़ी, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, वोट शेयर में जिस तरीके से दबदबा रहा, अलग रणनीति नजर आई, एक एक बूथ स्तर पर यहां पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करती है बीजेपी। आपके कार्यकर्ता क्या मजबूत हैं? संगठनात्मक तरीके से इकबाल जी मैं पूछूं, कितना मजबूत है संगठन? छोटी जी, झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाई, और झूठ बोल के ये इतना भ्रमित कर देते हैं ये लोग हैं झूठ बोलने पर, कि लोग 10 साल उसी में उलझ के रह जाते हैं। कौन सी पार्टी इकबाल जी झूठ बोलती है, कौन सी पार्टी सच बोलती है, जमीन स्तर पर जनता किसके साथ जाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुक करेंगे आज की हेडलाइंस का।